कंपनीज में बैलेंस शीट अगर बनाने को आ जाए, कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स में, हमने 11th में भी बैलेंस शीट बनाई थी जो हमारी कभी बैलेंस नहीं होती थी। वो बैलेंस शीट थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। किसकी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर। फिर हमने 12th में पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनानी शुरू करी, वो भी बैलेंस नहीं हुई। वो थी पार्टनरशिप की बैलेंस शीट। ठीक है ना? कंपनी अकाउंट्स की बिल्कुल अलग है, शायद वो भी बैलेंस ना हो, लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट का कंपनीज की बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग फॉर्मेट, बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। बट डिटेल्ड फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट हम कहां कवर करेंगे? बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज जब एनालाइज कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मेट ही स्टडी करेंगे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का। तो अभी मैं आपको पूरा फॉर्मेट तो बता ही नहीं रहा। अभी हमारी जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। हद से हद एक और सब हेड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, मैं उसकी थोड़ी बात कर लूंगा। उसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। हम कंपनीज की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना सीख रहे हैं, पूरी बैलेंस शीट नहीं। तो ये पूरी बैलेंस शीट का 5% है बस, वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना पूरी बैलेंस शीट। तो एग्जाम में अगर इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया, अभी शेयर्स की बात करते हैं, तो बस ये आएगा, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स। तो बड़ा स्पेसिफिक आपका रिक्वायरमेंट है, तो उसको बोलते हैं हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट बनाने को आएगा, पूरी बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगा। तो जो मेन डिफरेंस है कंपनीज एक्ट में, जो बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में रिक्वायरमेंट नहीं थी, कंपनीज एक्ट 2013 जब अमेंड हुई तो उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट इज एज पर, आंसर देखेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां है? एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? शेड्यूल 3 रोमन 3 है, शेड्यूल 3 पार्ट 1। तो उन्होंने स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया कि बेटा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आप बैलेंस शीट भी बनाएंगे। पार्ट 1 में बैलेंस शीट दी, पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैं बात करूंगा बैलेंस शीट की। तो जो मेन डिफरेंस आया, उन्होंने कहा कि बैलेंस शीट के फेस पे, मतलब बैलेंस शीट के ऊपर ऊपर से आप कोई भी आइटम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ हेड्स एंड सब हेड्स, हेड्स एंड सब हेड्स। तो पहले बनती थी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, लेफ्ट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लेफ्ट हैंड साइड होता था लाइबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड होता था एसेट साइड। अब इन्होंने कहा वर्टिकल फॉर्मेट बनेगा। वर्टिकल फॉर्मेट में पहले आएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर आएंगे एसेट्स। पहले क्या आएंगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर आएंगे एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इक्विटी, इक्विटी ओनर्स फंड्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ओनर्स फंड्स। तो कंपनी ने बैलेंस शीट एज एट, ये है बैलेंस शीट का फेस। बैलेंस शीट के फेस पे कोई भी आइटम नहीं आएगा। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स, सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इज लाइक द साइड, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, बट इसमें तो वर्टिकल फॉर्मेट है। तो ये कोई हेड नहीं है, ये पार्ट है, पार्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें शेयर होल्डर्स फंड्स, इसको बोलते हैं मेजर हेड। क्या है? मेजर हेड, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में 3 सब हेड्स आते हैं, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस और एक शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है। तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड्स, मेजर हेड का नाम, शेयर कैपिटल, क्या इसको बोलेंगे हम? ये क्या है? सब हेड। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये क्या है? सब हेड। तो मैंने आपको क्या बताया कि बैलेंस शीट के फेस पे कोई भी आइटम नहीं आएगा। अब जो शेयर्स आपने इशू करे वो इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसके लिए आप बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स।
तो नेक्स्ट कॉलम हो जाता है नोट नंबर। तो शेयर कैपिटल के आगे आ गया नोट नंबर। हमें ये बनाना सीखना है नोट्स टू अकाउंट्स कि शेयर कैपिटल में कैसे दिखाएंगे कि क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, कितनी इशूड है, कितनी सब्सक्राइब्ड है, क्या है। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये सीखना है। इस पूरे चैप्टर के रिक्वायरमेंट शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है वो सीखना है। तो ये प्रेजेंटेशन चेंज नहीं होने वाली। 100 क्वेश्चन करोगे, 100 के 100 में बैलेंस शीट ऐसी रहेगी बस। बैलेंस शीट एज एट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आ रहा है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन में नोट्स चेंज होते रहेंगे, आपकी वर्किंग चेंज होती रहेगी। तो नोट नंबर 1 आपका शेयर कैपिटल रहेगा, जो भी फाइनल अमाउंट आया वो यहाँ आ जाएगा। नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। 1% प्रोबेबिलिटी है कि इसके बारे में आपसे कुछ पूछेंगे भी। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है और कैपिटल रिजर्व आता है, और आपके शेयर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। दो ही चीजें हैं जो इसमें आ सकती हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ सकता है, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो कब आएगा अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए। और क्या आ सकता है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या आएगा, जब शेयर्स रीइशू हुए थे और उनपे कोई प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, तो बस यही दो आइटम्स आ सकते हैं। तो अगर ये एग्जिस्ट करते होंगे तो ये भी बैलेंस शीट के फेस पे नहीं दिखा सकते आप लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, रेफर नोट नंबर 2, फिर नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएगा कि रिजर्व्स में कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कितना कैपिटल रिजर्व है, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो बैलेंस शीट के फेस पे कोई भी आइटम नहीं आएगा, हेड्स एंड सब हेड्स ओनली। उनकी जो डिटेल्स हैं उसके लिए हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। अभी तक कोई भी डाउट? और मैं बता रहा हूं कि आपके लिए मेजॉरिटी क्वेश्चंस अगर बैलेंस शीट के आए तो वो किस पे बेस्ड होंगे, नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल ओनली। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इशू ऑफ शेयर में, बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है कि जस्ट शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। पूरा सीखेंगे हम, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले शेयर कैपिटल सीखेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन अगर अलग से सिर्फ बैलेंस शीट के आए तो उसमें सिर्फ आपको शेयर कैपिटल ही दिखानी होती है। हाँ, बड़े क्वेश्चन का पार्ट हो गया तो पूरे क्वेश्चन की बैलेंस शीट आ सकती है। पहले हम शेयर कैपिटल सीखेंगे। शेयर कैपिटल नाउ, अब हमने पहले बहुत सारी बातें करी हुई हैं थियोरेटिकली, तो वो अब आपको काम आएंगी। तो नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक है, ऑर्डर है। सबसे पहले आएगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो अगर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो पहले सारी इसमें आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी, ऑथराइज्ड के अंडर कितने इक्विटी शेयर्स ऑथराइज थे, कितने प्रेफरेंस शेयर्स ऑथराइज थे। तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक ही टाइप के शेयर्स थे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल, एनीवन? Define authorized share capital. Define authorized share capital. A keyword is missing. Authorized capital. It is the maximum. ठीक है ना, ये कीवर्ड है बेटा, स्टार्टिंग में आ जाना चाहिए। कहानियां नहीं कि लास्ट में आपने ये डाल भी दिया स्टार्टिंग में कि ये क्लियर कर दो। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी which a company can raise through issue of shares. It is the maximum amount of money which a company can raise through issue of shares. It is mentioned in the memorandum of association. This will follow. But by definition, what is authorized capital? It is the maximum amount of money that a company can raise through issue of shares. Also known as registered capital, वो सारी बातें ठीक है। अब authorized capital, for example, आपके थे 1 लाख shares of ₹10 each, तो आप authorized share capital के नीचे लिख देंगे 1 लाख shares of ₹10 each, अमाउंट में आ जाएगा 10 लाख रुपीस। उसके बाद आएगी डबल लाइन। डबल लाइन मतलब ओके, इंफॉर्मेशन क्लोज्ड।
जरूरी थोड़ी ना है कि जितने भी ऑथराइज थे वो आपने सारे के सारे इशू कर दिए होंगे। अगर सारे इशू कर दिए थे, 1 लाख थे ऑथराइज, 1 लाख इशू थे, तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं ऑथराइज एंड इशूड। लेकिन अलग अलग है कि आपको ऑथराइजेशन थी 1 लाख शेयर्स की, अभी आपको इमीडिएटली, क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर्स इशू करते जाएंगे आप अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि सारे के सारे 1 लाख शेयर्स एक साथ ही इशू कर दें? जरूरी नहीं है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इशूड कैपिटल? इट इज अ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, part of authorized share capital which has been issued to the public for subscription. तो part of authorized share capital which has been issued to the public for subscription. तो आपके पास 1 लाख की ऑथराइजेशन थी, आपने अब इशू करे 80,000 शेयर्स, तो वहां डबल लाइन आ चुकी है कि मतलब इस अमाउंट को नीचे कंसिडर ना किया जाए, ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था कि ऑथराइजेशन कितनी है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 लाख हो गए इशूड कैपिटल। क्या जरूरी है कि जितने शेयर्स भी आप इशू कर रहे हैं लोग वो सारे के सारे सब्सक्राइब कर लें? अगर कर लिए तो आप एक साथ लिखते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन अगर अलग अलग है तो व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब कैपिटल? इट इज अ पार्ट, it is a part of issued capital, it is a part of issued share capital which has been subscribed for, which has been subscribed for by the public, which has been subscribed for by the public. ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो भी आप जितने शेयर्स इशू करें उससे ज्यादा आप उनको अलॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नेवर एक्सीड issued capital. Company invited application for 1 lakh shares. Applications were received for 1,20,000 shares. Okay, no problem. या तो आप रिजेक्ट करोगे या pro rata allotment होगी. In any case, you won't be issuing more than 1 lakh shares. So it will be treated as full allotment as far as the presentation in the balance sheet is concerned. Clear? कोई doubt? तो subscribed capital is a part of issued share capital. Meaning of authorized पहले ही पता था, मीनिंग ऑफ इशूड भी पहले पता था, सब्सक्राइब भी पहले पता था। अब एक मजेदार पॉइंट, सब्सक्राइब कैपिटल दो तरीके का होता है, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार बात, पहले भी बता चुका हूं बट जीरो से दोबारा डिस्कस होगी। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कोई किसी को याद है कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में क्या आता था और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या आता है? एक सेकंड, आपने बोला ना ट्राई करोगे। कैन यू बी मोर स्पेसिफिक? मैंने आपको एक सिंगल लाइन बताई थी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, विदाउट एनी एरियर्स। तो आया विदाउट एनी एरियर्स। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, अभी फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज मांगी नहीं है, फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज मांगी नहीं है, 8 रुपीज मांगे हैं और लोगों ने 8 के 8 दे दिए। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं है, 8 रुपीज मांगे थे, 8 के 8 रुपीज सबने दे दिए, कोई एरियर्स नहीं है। तो क्या वो ए में आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप या बी में आएंगे? जय, बट आपने बोला कि ए में वो आता है जिसमें कोई एरियर्स नहीं है, तो इस एग्जांपल में तो कोई एरियर्स नहीं है, तो ए में आएंगे या बी में आएंगे? तो फिर ए में क्या आएगा? ये ए में आएगा या बी में आएगा?
ओके, फुली कॉल्ड अप, अच्छा मतलब मैंने 10 के 10 रुपए मांगे थे और एक शेयर होल्डर है, 1000 शेयर है उसके पास, उसने फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज नहीं दी। 50,000 शेयर थे टोटल या 1,00,000 शेयर, कुछ भी थे, 50,000 शेयर थे, पूरे 10 रुपए मांगे, सबने दिए। एक शेयर होल्डर है, 1000 शेयर हैं उसके पास, उसने फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज नहीं दी, तो 49,000 पे तो पूरे पैसे मिले। तो जो 1,000 पे 10 रुपए मांगे और 2 रुपए नहीं मिले, तो पहली बात वो 49,000 शेयर्स ए में आएंगे या बी में? 49,000 शेयर्स जिन पे पूरे 10 रुपए मांगे थे और कोई एरियर्स नहीं है, वो बी पार्ट में आएंगे, मतलब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। वाई? क्योंकि कोई एक इंसान है जिसने एरियर्स हैं, उस वजह से। ओके, अगर हमने एप्लीकेशन मनी मांगी थी और एप्लीकेशन के साथ ही किसी ने पूरे पैसे दे दिए, टाइमली नहीं, एडवांस में दे दिए, ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि 50,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, पूरे पैसे मांग चुके हैं, सबने पूरे पैसे दे दिए। एक राम था, उसके पास 1000 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज नहीं थी। तो मेरा क्वेश्चन अभी बस यही है, अभी तो मैं आपको बताऊंगा पूरा मीनिंग जीरो से। मैं जानना चाहता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। पूरे 50,000 की कहानी, फाइनल कॉल मांगी तो थी हमने, उसने नहीं थी 1000 शेयर्स पे। पूरी की पूरी कहानी बी में प्रेजेंट करेंगे। ओके ओके, पूरी की पूरी कहानी ए में आ जाएगी क्योंकि हमने पूरे पैसे मांगे थे, उस वजह से दोस्ती टूट गई। पूरी ए में, पूरी बी में, 49 ए में, 1 बी में, पूरी बी में, पूरी बी में, नो नो कमेंट्स, पूरी बी में, 49 ए में, 1 बी में, पूरी बी में। ऑनलाइन कोई है नहीं, चलो ध्यान से सर, फिर आप वहां देख के क्यों पढ़ा रहे हो, हमें देख के पढ़ा लो। कल को जब तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हें लगेगा ना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। पहले मैं इसका मीनिंग बताता हूँ, फिर से पूछूंगा ये सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से आएंगे? पूरे मांगे पूरे मिले, पूरे मांगे पूरे मिले, इससे सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आएंगे? या तो पूरे मांगे नहीं, या मांगे तो थे बट मिले नहीं। पूरे मांगे पूरे मिले, 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 मांगे, 10 के 10 मिले, ओके। 10 का शेयर है, आपने 80 मांगे, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, तो आपने मांगी ही नहीं, तो फुल्ली पेड अप तो नहीं हो सकता, चाहे उन्होंने 8 के 8 रुपए दे दिए, या तो आपने पूरे मांगे नहीं, 10 का शेयर है 8 ही मांगे हैं, तो वो सेकंड कैटेगरी में जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, चाहे एरियर जीरो, वो फुल्ली पेड अप तो नहीं हो सकते क्योंकि आपने मांगे ही नहीं। बट सर जितने मांगे उतने दे दिए, जितने मांगे वो फुल्ली पेड अप है। नो, फुल्ली पेड अप का मतलब है पूरे पैसे, शेयर की वैल्यू पूरे मांगे और पूरे मिले, ना तो कोई एरियर्स है ना कुछ अनकॉल्ड कैपिटल है, ठीक है। पूरे मांगे पूरे मिले, नो एरियर्स, नो अनकॉल्ड कैपिटल, या तो पूरे पैसे मांगे नहीं या पूरे पैसे मिले नहीं, इधर एरियर्स
और अनकॉल्ड कैपिटल, कुछ पोर्शन अनकॉल्ड है। तो इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 50,000 शेयर्स थे, मैंने तो पूरे मांगे। 1000 शेयर्स पे फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज नहीं मिली, तो आपको स्प्लिट कर देना चाहिए था कि 49,000 पे पूरे मांगे, पूरे मिले, तो 49,000 किस में आ जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 1000 शेयर सिर्फ आएंगे कि आपने मांगे तो थे बट उनके कुछ एरियर्स हैं, तो उनकी कैलकुलेशन से 1000 शेयर्स की कैलकुलेशन पार्ट बी में आ जाएगी, 49,000 की पार्ट ए में आ जाएगी, उन दोनों का टोटल करेंगे तो सब्सक्राइब कैपिटल आ जाएगी। बात समझ आई? तो सब्सक्राइब कैपिटल में दो कैटेगरीज होती है, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पूरे मांगे पूरे मिले, एक होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, या तो आपने पूरे मांगे नहीं या आपको पूरे मिले नहीं। कोई डाउट? क्लियर? पक्का? अब आएगा बड़ा मजा, मतलब यहां तक भी मजा आ ही रहा होगा, अब और ज्यादा आएगा, इंटरेस्टिंग बातें हैं थोड़ी सी। कॉल्स इन एरियर्स में क्या अमाउंट आता है? तो इतनी छोटी सी बात, जो पैसे नहीं मिले, यस और नो, जो पैसे नहीं मिले। थोड़ा सा एक रूल यूज होगा जहां तक शायद आप पहुंचे नहीं, बट बाकी सब पहुंच गए, बट बड़ा बेसिक सा। एरियर्स की जब एंट्री होती है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल मांगी नहीं मिली, तो जब फर्स्ट कॉल मांगी तो शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, और जब बैंक की एंट्री आती है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, सिंपल। तो कॉल्स एंड एरियर्स का डेबिट बैलेंस होता है ना, इसीलिए इट इज शोन एज अ डिडक्शन इन शेयर कैपिटल बिकॉज इट रिड्यूसेस माय लायबिलिटी टू दैट एक्सटेंट। कह रहा जब मुझे ही पैसे नहीं मिले तो भाई हाउ एम आई लायबल टू पे इट टू द शेयर होल्डर? तो कॉल्स एंड एरियर्स दे टेंड टू रिड्यूस योर लायबिलिटी, देयरफॉर दे हैव अ डेबिट बैलेंस, रिसीवेबल्स हैं आपके एक तरह से। कोई डाउट? तो कॉल्स एंड एरियर्स का बैलेंस कब होगा? अगर आपने पैसे मांगे और नहीं मिले, सिंपल। कोई डाउट? बट अगर ये शेयर्स फॉरफीट हो गए, अगर ये शेयर्स फॉरफीट हो गए आगे जाके, he did not pay the first call money and his shares were forfeited, अगर ये शेयर्स फॉरफीट हो गए तो फॉरफीचर की जर्नल एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स, टू फॉरफीटेड शेयर्स और शेयर फॉरफीचर पॉइंट, एरियर्स तो रिवर्स हो गए। बेसिक अकाउंटिंग है ना, कि जब आपने पैसे मांगे और पैसे नहीं मिले तो कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट बैलेंस आ रहा था, लेकिन अगर आपने शेयर्स ही फॉरफीट कर दिए तो वो एरियर्स तो रिवर्स कर दिए, क्रेडिट कर दिए, तो क्या उस लेजर अकाउंट में कोई बैलेंस बचेगा? अगर आपने जितने भी शेयर्स थे उनके पूरे एरियर्स थे, अब वो सारे के सारे शेयर्स फॉरफीट हो गए, तो जितना भी एरियर्स डेबिट हुआ था वो ही तो पूरा रिवर्स कर देते हैं। जो पैसे नहीं मिले, फॉरफीचर में होता क्या है, जो पैसे नहीं मिले वो रिवर्स करो, जो मिल गए वो फॉरफीचर में ट्रांसफर कर दो। जितना मिल गया वो तो वैसे ही फॉरफीचर में जाएगा, वो ये थोड़ी ना एरियर्स में जाएगा। एरियर्स में आई क्या रहा होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो कॉल्स एंड एरियर्स में तो वो पैसे आ रहे होंगे जो पैसे आपको नहीं मिले। अब जब फॉरफीचर होगा तो शेयर कैपिटल डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू फॉरफीटेड शेयर्स, तो आप रिवर्स क्या करोगे? जो पैसे आपको नहीं मिले और जो मिल गए वो तो फॉरफीचर में चले जाएंगे। कोई डाउट? सिंपल टर्म्स में विदाउट एंट्रीज अगर बात करूं, तो अगर शेयर्स फॉरफीट ही हो चुके हैं तो क्या भाई साहब आप उससे पैसे लोगे? तो क्या एरियर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या उतने शेयर्स का लेजर में बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो लेजर का बैलेंस तो जीरो होगा ना। तो ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मजेदार पॉइंट। कॉल्स इन एरियर्स, this account remain, this account represents the arrears on those shares
on those shares which have not yet been forfeited, which have not yet been forfeited. मतलब एरियर्स तो हैं अभी, बट ये शेयर्स अभी फॉरफीट नहीं हुए हैं, तो ही कॉल्स एंड एरियर्स में बैलेंस हो सकता है। क्योंकि अगर शेयर्स फॉरफीट हो चुके होते तो फिर एरियर्स नहीं हो सकते, फिर एरियर्स नहीं हो सकते। कोई डाउट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट। कोई डाउट? ठीक। तो कॉल्स एंड एरियर्स में कब अमाउंट आएगा ये समझ आ गया कि एरियर्स तो हैं बट अभी शेयर्स फॉरफीट नहीं हुए हैं, तो ही इनमें बैलेंस हो सकता है। फॉरफीटेड शेयर्स, बहुत ही मजेदार पॉइंट। फॉरफीटेड शेयर्स, फॉरफीटेड शेयर्स में अब थोड़ा सा लॉजिक आप भी लगाएं। फॉरफीटेड शेयर्स में क्या आता है? शेयर फॉरफीचर, फॉरफीटेड शेयर्स एक ही बात है। जो पैसे आपने फॉरफीट करे, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, तो क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए तो आपने उनके शेयर्स फॉरफीट कर दिए। फॉरफीटेड शेयर्स में बैलेंस हो ही कब सकता है कि शेयर्स फॉरफीट तो हुए हैं बट अभी रीइश्यू नहीं हुए, क्योंकि अगर रीइश्यू हो जाते तो फॉरफीचर क्लोज हो जाता है। या तो आपने डिस्काउंट दे दिया होता, और डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करके वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता। तो फॉरफीचर में बैलेंस तो नहीं आ सकता अगर शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं। यस और नो? सर अगर सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, हाँ तो बेटा जो नहीं हुए उन्हीं का ही तो बैलेंस बचा होगा, जितने हो गए उनकी तो आप प्रॉफिट कैलकुलेशन कर चुके होगे, इफ एनी। तो फॉरफीटेड शेयर्स, this account represents the money forfeited on those shares, which have been forfeited but not yet reissued। ये शेयर्स फॉरफीट तो हो गए बट अभी रीइश्यू नहीं हुए, तो ही उनमें बैलेंस हो सकता है। कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? बहुत छोटी छोटी बातें बट बहुत मजेदार बात है। लास्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कहां पे जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ये सब तो शेयर कैपिटल के थे, तो शेयर कैपिटल तो खत्म हो गया, इतना ही है। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, प्लस सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, अगर एरियर्स है तो माइनस, फॉरफीटेड शेयर है तो प्लस, इन सब का टोटल करके बाहर आ जाएगा। ये जो फाइनल अमाउंट है, ये जो फाइनल अमाउंट आएगा, ये जाता है इन द बैलेंस शीट। ऑथराइज्ड नहीं, इशूड नहीं, सब्सक्राइब का जो टोटल है, तो जो बैलेंस शीट में जो नोट नंबर 1 का है ना, ये वाला जाता है। कोई डाउट? नहीं, एक्सट्रैक्ट में कभी ये नहीं पता चल सकता कि आपने बैलेंस शीट सही बनाई है कि नहीं बनाई, अपने आप पे भरोसा रखना होता, ठीक है ना। बैलेंस शीट क्योंकि आप एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, तो लायबिलिटीज और एसेट्स तो कंपेयर हो नहीं सकते। शॉर्टकट मेथड में आपको बता दूंगा कि कैसे आप अपने एंड पे वेरीफाई कर सकते हैं कि बैंक की कैलकुलेशन से, ठीक है ना। वो जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो सेम क्वेश्चन दोबारा पूछ लेना। आपके बैलेंस शीट के फेस से आपको नहीं पता चलेगा कि आपका मैथ सही है कि नहीं है, तो वो वेरिफिकेशन पोर्शन मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, बट अगेन आपकी मर्जी होगी, क्योंकि वो आप एक एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे होंगे एक चीज में कि बैंक्स की कैलकुलेशन मेंटली आप थोड़ा वर्किंग में कर रहे होंगे कि कितने पैसे मिलने चाहिए थे, बैंक एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज। तो वो मैं आपको बताऊंगा वर्किंग नोट में कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं है। बट द मेन प्रॉब्लम वुड बी कि जो क्वेश्चन आएगा 3 to 4 मार्क्स में आएगा, तो आप ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम होंगे पूरी बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने में, तो परफेक्शन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बिना वेरिफिकेशन का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। फिर भी पढ़ते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि वेरीफाई कैसे किया जा सकता है। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा,
एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, बट सीखते वक्त डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। आप कुछ बोल रहे थे? टोटल सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप प्लस सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप लेस कॉल्स एंड एरियर्स फिर फॉरफीचर्स, तो ये जो फाइनल अमाउंट आया सारी कैलकुलेशन के बाद ये जाएगा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल। कोई कुछ बोल रहा था? और क्लियर है यहाँ तक सब? तो शेयर कैपिटल का कैपिटल रिजर्व से तो कोई लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट में दो प्रॉपर अलग अलग सब हेड्स हैं, शेयर कैपिटल डन, रिजर्व एंड सरप्लस बिल्कुल अलग सब हेड है। तो अगर मांगा होगा तो उसमें कैपिटल रिजर्व आ सकता है, क्योंकि कहानी इंटर रिलेटेड है, इसीलिए अभी करा रहा हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो बिल्कुल एक अलग सी बात हो गई कि जितना भी आपने शेयर्स इशू करे थे प्रीमियम पे वो उसका वहां पे आ रहा होगा, डिस्कशन लेटर सिक्योरिटीज प्रीमियम की। कैपिटल रिजर्व क्योंकि इंटर रिलेटेड है इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में बैलेंस ही कब हो सकता है कि आपने शेयर्स फॉरफीट करे थे, रीइश्यू भी हो गए और उनपे कुछ प्रॉफिट हुआ है। सो दिस अकाउंट represents the profit earned on reissue of forfeited shares. Reissue of forfeited shares. This account represents the profit earned on reissue of forfeited shares. तो अगर ऐसे कोई शेयर्स ही नहीं है तो कैपिटल रिजर्व एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर? तो मेन आपको ये समझ आना चाहिए बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन तो चलो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो तो 10 मिनट आपने ध्यान से दे दिया तो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन चेंज तो नहीं होगी। अब क्या चेंज होगा? अमाउंट्स ही तो चेंज होंगे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, हद से हद रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसके आगे बैलेंस शीट नहीं है आप अभी तक। पर्टिकुलर्स पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर अमाउंट। सारी कहानी कहाँ है? नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में भी पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर इशूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी क्या है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले, ना तो कोई एरियर्स हैं ना अनकॉल्ड कैपिटल है। ये प्रेजेंटेशन से एक दिखाना जरूरी होगा कि ऑथराइज कितने थे, तभी तो डबल लाइन, फिर इशूड कितने थे, डबल लाइन। कह रहे इनको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो बस दिखाने के लिए दिखा दें। सारी कहानी तो सब्सक्राइब है, तो सर हम डायरेक्टली सब्सक्राइब बना दें, मार्क्स कटेंगे, जो फ्री के थे ले लेते, क्योंकि उसमें तो बहुत ही कम दिमाग लगना है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि अगर ऑथराइज और इशूड अलग है तो ही वो अलग से दिखाएंगे। अगर सेम है कि 1 लाख थे ऑथराइज, 1 लाख ही इशू हुए, 1 लाख ही सब्सक्राइब हुए, तो एक ही लाइन में लिखा जाता है ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर उसके नीचे आ जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, या तो आपने पूरे नहीं मांगे, अनकॉल्ड कैपिटल है कुछ, या आपने तो पूरे मांगे थे बट कुछ लोगों ने नहीं दिए, तो जितने लोगों ने नहीं दिए पूरे, सिर्फ उतना पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा एरियर्स वाले। एरियर्स सिर्फ और सिर्फ उतने शेयर्स का जिन शेयर्स पे एरियर्स तो हैं बट वो शेयर्स अभी फॉरफीट नहीं हुए हैं। फॉरफीचर उन शेयर्स का जो शेयर्स फॉरफीट तो हुए हैं बट अभी री इशू नहीं हुए, क्योंकि अगर री इशू हो गए तो फॉरफीटेड शेयर में बैलेंस नहीं हो सकता उतने शेयर्स का। और शेयर कैपिटल के अलावा एक और नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ सकता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें कैपिटल रिजर्व आ सकता है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स व्हिच वर फॉरफीटेड अर्लियर, तो रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। कोई भी डाउट? तो कैलकुलेशन पोर्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो, अभी आप सीख रहे हो प्रेजेंटेशन, हाउ टू शो दिस इन द बैलेंस शीट। चलो बेटा ध्यान से रीड करेंगे।